जी, अस्सलाम वालेकुम। ये खबर तो आप तक पहुंच ही गई होगी कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेंडोरा लीक्स के बाद एक आला सतह का तहकीकाती कमीशन बनाने का ऐलान किया है। जब ये एक रोज़ पहले पेंडोरा पेपर्स लीक हुए थे, तो उसके फ़ौरन बाद इमरान खान साहब ने 3-4 ट्वीट्स किए थे, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हाँ, ये बहुत अच्छा हुआ है और हम इसको वेलकम करते हैं और हम इसकी तहकीकात भी करेंगे। और उन्होंने इसको एक तरह से तौसीक करार दिया था अपने उस मौक़िफ़ की, जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में भी तकरीर की और दूसरी जगहों पे भी वो कहते रहते हैं कि जो तीसरी दुनिया के ममालिक हैं, उनकी दौलत लूट कर मुल्क से बाहर ले जाई जाती है और वो उन मुल्कों में वापस आनी चाहिए। अच्छा, अब जो उन्होंने ये ऐलान किया, उसके बाद उनके जो हामी हैं, उन्होंने बड़े ढोल पीटे कि जी देखें, ये होता है जो ईमानदार की आदत और बेईमान की आदत में फ़र्क। क्योंकि जब पनामा लीक्स हुई थी, तो उसको साज़िश करार दिया था मुस्लिम लीग नून ने, और जवाब देने से कासिर थे उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ। लेकिन अब देखें, सादिक और अमीन वज़ीर-ए-आज़म जो हैं, उन्होंने फ़ौरन तहकीकात का ऐलान कर दिया है। बड़ी अच्छी बात है, पज़ीराई होनी भी चाहिए। सो आज जब इमरान खान साहब ने ऐलान किया और फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट के ज़रिए हमें बताया कि जी ये तहकीकाती कमीशन जो है, ये बनाया जाएगा और ये तहकीकात करेगा, तो मैंने सोचा कि इस पे थोड़ा-सा गौर किया जाए कि ये तहकीकाती कमीशन है क्या और ये क्या कर पाएगा? तो मैं इसको आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो हमें फवाद चौधरी साहब ने ये बताया कि जी ये जो इन्वेस्टिगेशन सेल है, यानी तहकीकाती सेल, ये आला सतह का होगा और ये काम करेगा वजीर आजम का जो इंस्पेक्शन कमीशन है उसके नीचे। बड़ी दिलचस्प बात है। मैंने सोचा कि अब ये देखा जाए कि जो प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन है वो है क्या। अच्छा, सो मैंने उसकी फिर जो कॉम्पोजिशन थी वो देखी। दिसंबर 2018 में जब अगस्त में हुकूमत आई थी पीटीआई की, तो दिसंबर 2018 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था इमरान खान साहब ने, जिसमें अहमद यार हिराज जो पीटीआई के मेंबर हैं खानेवाल से और इलेक्शन नहीं जीत सके थे, उन्हें इस इंस्पेक्शन कमीशन का सरबराह बनाया गया था। यानी वो एक सियासी आदमी है, ज़ाहिर है उनकी सियासी वाबस्तगियाँ भी होंगी, और क्योंकि वो इलेक्शन नहीं जीत सके तो कहीं न कहीं खपाना था, तो उनको ये इंस्पेक्शन कमीशन का सरबराह बना दिया गया। फिर इसके 4 और मेंबर थे। उनमें से 2 जो हैं वो तकरी 3 लोग जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी से थे। सैयद अबू अहमद आकिफ जो हैं वो ग्रेड 22 के डीएमजी के रिटायर्ड अफसर थे। वो अभी तक वहीं मौजूद हैं। फिर दूसरे मेंबर जो थे वो वक़ार अहमद थे सेक्रेटेरिएट ग्रुप के, वो भी अभी तक मौजूद हैं, क्योंकि पिछले दिनों जो कार्रवाई होती रही, ये हाज़िर सर्विस हैं, अभी रिटायर नहीं हुए। पिछले दिनों जो स्कैंडल उठा था सऊदी अरब में पाकिस्तानी एम्बेसी में कुछ बेज़ाब्तगियों का, उसकी जो तहकीकात हुई थी उसमें भी ये शामिल थे। अगरचे ये कि वो रिपोर्ट कहाँ गई वो किसी को नहीं पता कि उसमें हुआ क्या, सिवाय इसके कि एक रिटायर्ड जर्नैल साहब जो हैं उनको वहाँ पर सफ़ीर तैनात कर दिया गया। फिर डॉक्टर मुमताज़ अहमद कमाल यूईटी टेक्सला के फॉर्मर वाइस चांसलर हैं, वो भी इसके मेंबर हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो इंजीनियर होंगे यकीनन या एकेडमिक होंगे, कि उनकी इस किस्म की तहकीकात में कितनी इस्तेदाद है, फोरेंसिक्स में वो कितनी महारत रखते हैं। चौथे इसके मेंबर जो थे, जो अब तब्दील हो चुके हैं, वो थे डॉक्टर सिराज मुस्तफ़ा जोखियो। वो ऑडिट एंड अकाउंट्स के अफसर थे, ग्रेड 21 में थे उस वक़्त। अब शायद उनकी तरक्की हो गई होगी, लेकिन अब वो तब्दील हो चुके हैं, वो सिंध जा चुके हैं। और जैसे कि होता है वक्तन-फ़वक्तन जो तहकीकात ऑर्डर की जाती हैं प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, उसमें कुछ ना कुछ जो है को-ऑप्ट मेंबर भी कर लिए जाते हैं। जैसे मैंने अभी तज़किरा किया था सऊदी अरब में होने वाली तहकीकात का एम्बेसी में बेज़ाब्तगियों का, तो उसमें जो वज़ारत ख़ारजा है, वज़ारत दाख़िला है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो मिनिस्ट्री है, उससे भी जो कुछ अफ़सर हैं वो ले लिए गए थे। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि ये एक पीटीआई के अपने सियासी
कारकुन या सियासी लीडर जो हैं, उनकी सरबराही में जो प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन काम कर रहा है, और इसमें जो ब्यूरोक्रेट्स मौजूद हैं या चंद रिटायर्ड अफसर मौजूद हैं, वो क्या वफाकी वज़रा को क्वेश्चन करेंगे? क्या वो जर्नैलों को क्वेश्चन करेंगे? क्या वो ये कर पाएँगे हमारे कल्चर में रहते हुए? अगर इस कमीशन को तहकीकात करनी है, तो ये तो नॉन स्टार्टर है। इसकी मेरा ख़्याल है जो कॉम्पोज़िशन मैंने आपको बताई है, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि उसका नतीजा क्या निकलेगा। फिर जब इमरान खान साहब खुद पनामा लीक्स में बहुत आगे-आगे थे, तहकीकात का मुतालबा कर रहे थे, उस वक़्त तो जो है उनका मुतालबा था कि अदालत से तहकीकात कराई जाएँ, सुप्रीम कोर्ट के जज तहकीकात करें। सुप्रीम कोर्ट ने एक जेआईटी भी बनाई थी, जो मुख्तलिफ महकमों के लोगों पर जो है वो मुश्तमिल थी, ताकि एक महकमा दूसरे को इन्फ्लुएंस ना कर सके। और अमूमन जेआईटी जो है उसका मकसद यही होता है कि एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। तो इस दफ़ा जेआईटी क्यों नहीं बनाई गई अगर वो पनामा केसेस में इतनी कामयाब रही थी? फिर इमरान खान साहब का ये भी मुतालबा था कि जो लोग मुलव्वस हैं पनामा लीक्स में, उस वक्त के वजीर आजम या दूसरे जो ओहदेदार उस वक्त थे, उनको फौरन रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपने ओहदे पर मौजूद रहेंगे तो फिर तहकीकात जो हैं वो गैर जानिबदार नहीं हो सकती, वो तहकीकात को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो इस वक्त जो है जो उनकी अपनी पार्टी के या काबीना के लोग नामजद हैं इस स्कैंडल में, फैसल वाडा का नाम है, शौकत तरीन का नाम है, मोनिस इलाही का नाम है। उनसे उनको किसने रोका है कि वो इन लोगों से फ़ौरन इस्तीफ़ा तलब न करें, और उनसे ये ना कहें कि आप अपनी वज़ारत या आप अपनी जो असेंबली की सीट है वो छोड़ दें। चलें असेंबली की सीट अगर ना भी छोड़ें तो कम से कम वज़ारत छोड़ दें, ताकि उनका इन्फ्लुएंस जो है वो बाकी ना रहे और एट लीस्ट गैर जानिबदारी का एक तासुर कायम हो सके। क्या वो ऐसा करेंगे? बज़ाहिर अभी तक जो है इस किस्म की कोई इंडिकेशन नहीं आई और मुझे नहीं लगता कि वो करेंगे। फिर जो फवाद चौधरी साहब ने मज़ीद इसमें ऐलानात किए हैं, उन्होंने कहा कि जो इसके फैक्ट्स हैं वो कौम के सामने लाए जाएँगे। जैसे मैंने कहा कि अब, और मैं आगे तज़किरा करूँगा कि अब तक कितनी तहकीकात हो चुकी हैं और उनका क्या-क्या नतीजा निकला, क्या किसी की रिपोर्ट कौम के साथ शेयर की गई, मुझे तो नहीं पता। फिर जो फ़रूक हबीब साहब हैं, जो स्टेट मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन के, उन्होंने कहा कि ये सेल, वो ज़्यादा दिलचस्प है, बल्कि उन्होंने कहा कि ये सेल ये पता करेगा कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, यानी जिनके पास सरकारी ओहदे हैं, क्या उन्होंने ये डिक्लेयर किए हैं अपने फॉरेन एसेट्स? अच्छा, चलें जी, बात डिक्लेरेशन तक अगर आ गई, तो अगर फ़र्ज़ करें उन्होंने डिक्लेयर किए भी हैं, तो क्या ये सवाल उससे जो है वो उसका जवाब मिल जाता है कि ये पैसा कहाँ से आया, बाहर कैसे गया, ये पैसा इन्होंने किस तरह कमाया, क्या वो अपने जो मीन्स हैं, ज़राए आमदन जो हैं उनको जस्टिफाई कर सकते हैं? जो असल सवाल था नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन तक जो पहुंचा, उसका इसमें कोई जवाब नहीं दिया गया। फिर ये कि अगर उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया तो जो करप्शन केस है वो नैब में भेजा जाएगा। बड़ी दिलचस्प बात है। और नैब में जो है वो हम सब जानते हैं कि जो करप्शन के केसेस हैं उनकी बंदर बांट किस तरह हो रही है, क्या खेल खेला जा रहा है कि वो केसेस जिनमें तो ऑपोजिशन के लोग नामजद हैं, उन पर तो बड़ी तेजी से कार्रवाई हो रही है। आपको रोज कोई ना कोई खबर भी मिलती है, आनियां जानियां भी नजर आती हैं। लेकिन जहाँ पर उसी तरह के केसेस में अगर हुकूमत का कोई एहलकार मुलव्वस है, चाहे वो वज़ीर है या ब्यूरोक्रेट है या कोई पीटीआई का ओहदेदार है, चाहे वो अलीम खान हो या जुल्फ़ी बुखारी हो या आज़म खान हो जो वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, या परवेज़ खटक हों या खुसरो बख्तियार हों, उनके केसेस में या तो उनको फ़ौरन क्लीन चिट मिल जाती है या फिर वो बैक बर्नर पर चले जाते हैं। सो ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि नैब में जब किसी हुकूमती ओहदेदार के या जर्नैल के केस जाएँगे तो उनका क्या नतीजा निकलेगा।
अच्छा, फिर उन्होंने ये कहा कि अगर तो मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो कोई उसका शुबा हुआ तो केस एफआईए को भेज दिया जाएगा, और एफआईए जो है वो वजीर आजम को रिपोर्ट करती है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। अच्छा, अब मैं बड़ा हैरान हुआ कि जब उस्मान बुजदार से मुतल्लिक जो है वो कोई खबरें आती हैं, पंजाब में ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि उस्मान बुज़दार जो है वो किस तरह अपने फ्रंटमैन के ज़रिए पैसा बना रहे हैं। मुबैना ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स तक जो हैं वो अब पैसे लेकर हो रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब के साथ जब भी उसके मुतल्लिक बात होती है, वो कहते हैं कि नहीं, नहीं, मैंने एफआईए से सारा कुछ पता करा लिया और कोई ऐसी बात नहीं है। तो अगर एफआईए ने ये केसेस भी इसी तरह हश करने हैं, जिस तरह उन्होंने अभी रिसेंटली जो है वो रावलपिंडी रिंग रोड का जो केस है उसमें जुल्फी बुखारी को और गुलाम सरवर खान को क्लीन चिट दी थी, तो फिर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि एफआईए में जो केसेस रेफर किए जाएंगे उनका क्या नतीजा निकलेगा। अच्छा जी, तीसरी बात जो उन्होंने की वो ये थी कि जो पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर रहे होंगे लोग, जिनके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं होगा, उनके खिलाफ एक टैक्स इवेजन का केस जो है वो फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू में भेजा जाएगा, यानी एफबीआर में, कि उन्होंने इन जायदादों पर टैक्स अदा नहीं किया और इनको डिक्लेयर नहीं किया। तो क्या ये विच हंट उसी तरह का होगा जिस तरह का जो है वो हम काजी फायज ईसा के केस में देख चुके हैं, जब उनकी अहलिया जो हैं वो तमाम अपने सबूत पेश भी कर चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है बारहा उनको निशाना बनाया जाता है सोशल मीडिया में भी और अपने भोंपुओं के जरिए मेन स्ट्रीम मीडिया में भी। सो ये भी अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। फिर मैं देख रहा था कि ये जो क्लेम है कि जी हम तहकीकात करेंगे, सबसे पूछेंगे, रिपोर्ट लोगों के सामने लाएंगे, तो बड़ा एक दरख्शां रिकॉर्ड है वजीर आजम साहब का अब तक के 3 सालों में इस किस्म की जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उनका। नैब और एफआईए का तो मैंने आपको बता दिया। ब्रॉडशीट केस आपको याद होगा, कुछ अरसा पहले बड़ा उसका शोर मचा था, 3 जर्नैलों के उसमें नाम आए थे, लेकिन उसकी जो तहकीकात कराई गई उसकी रिपोर्ट में बस ये लिखा गया कि जी बस उनसे जरा सी एरर ऑफ जजमेंट हो गई थी, कोई ऐसा बड़ा मामला नहीं है, और वो रिपोर्ट जो है वो दबा दी गई। और जो नई उस हवाले से तहकीकात हुई हैं, जो रिपोर्ट सामने आई हैं, अभी हाल ही में कुछ खबरें छपी हैं जिनमें दस्तावेजात के साथ ये साबित किया गया है कि शौकत तरीन की कंपनीज जो हैं वो भी इस पूरे ब्रॉडशीट के मामले में मुलविस हैं। जो हमारे आर्मी चीफ हैं उनके करीबी रिश्तेदार, जनरल कमर जावेद बाजवा के करीबी रिश्तेदार जो हैं, जो लंदन में मुकीम हैं, वो इस मामले में मुलविस हैं, और वो पैसा घूम फिर के जो है वो उन्हीं की जेबों में वापस गया। लेकिन उसकी ना कोई तहकीकात हुई, ना उसका कोई तस्करा अब आपको मिलता है, और आपको समझ जाना चाहिए कि क्यों नहीं मिलता और क्यों वो मामला दबा दिया गया। या ये तहकीकात जो होंगी वो उस तरह की होंगी जैसी जनरल आसिम बाजवा के केस में हुई, जब वजीर आजम साहब ने कहा कि नहीं, नहीं, उन्होंने मुझसे मुलाकात की है और उन्होंने मुझे मुतमईन कर दिया और कोई ऐसी बात नहीं है, और वो अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे, यानी जुबानी कलामी जो उनको बताया गया वो उनके लिए तहकीकात के बराबर था। रिंग रोड का मैंने पहले तस्करा कर दिया कि कैसे उसमें जुल्फी बुखारी और गुलाम सरवर खान को क्लीन चिट मिली, जब हालांकि बड़ा शोर मचाया गया था कि जी देखें हमने इतना बड़ा स्कैंडल पकड़ लिया। अभी रिसेंटली जो है वो आपके सामने तोशा खाना का मामला आया था, जिसमें वजीर आजम साहब से ये सवाल किया गया कि उन्हें कौन से तोहफे मिले हैं और वो तोहफे इस वक्त कहाँ हैं। तो उन्होंने इस बात की आड़ लेकर के जी ये अगर हम बता दें तो इससे कौमी राज जो हैं वो अफशा हो जाएंगे और मुल्की सलामती को बड़ा मसला पैदा हो जाएगा, उन्होंने इससे इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि जी हम जो है वो इसकी तफसीलात नहीं देंगे। फिर इसी तरह इससे पहले जो है वो आटा स्कैंडल हो, चीनी का स्कैंडल हो, अद्वियात का स्कैंडल हो, बीआरटी का स्कैंडल हो पेशावर का, इन तमाम जो केसेस हैं इनमें तहकीकात या तो नहीं की गई, अगर की गई तो कच्ची पक्की की गई। जितना आपको उसमें ढंढोरा नजर आता था जब भी वजीर आजम साहब ने ये कहा कि बस इस दफा जो है वो हम माफिया को नहीं छोड़ेंगे और इस दफा जो है वो हमने पूरा फैसला कर लिया है, कुछ अरसा वो शोर रहता है और फिर आपको पता भी नहीं चलता कि वो जो तहकीकाती रिपोर्ट थी वो कहाँ गई और उसके जो जिम्मेदारान थे वो क्या हुए। इसी तरह जब इवन अद्वियात के केस में आमिर कियानी को
عہدے سے ہٹایا گیا تھا، وزارت ان سے لے لی گئی تھی، تو انعام کے طور پر انہیں پی ٹی آئی کا سیکرٹری جنرل بنا دیا گیا تھا، کمپنسیٹ کیا گیا تھا، کیونکہ وہ بڑی اے ٹی ایم ہیں عمران خان صاحب کی۔ پھر اسی طرح ندیم بابر جو ہیں، جو اب استعفیٰ دے چکے ہیں، لیکن 2 ڈھائی سال جو ہیں وہ وزیر اعظم صاحب کے مشیر خاص رہے انرجی سیکٹر کے لیے، اور بار بار جب میڈیا میں یہ شور ہوتا تھا کہ ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، تو آخر وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ثابت ہوا، انہیں عہدے سے جانا پڑا، لیکن کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی؟ کیا کوئی رپورٹ عوام کے سامنے آئی؟ مجھے تو یاد نہیں ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو کامنٹس میں لکھ کر مجھے ضرور بتائیے گا۔ سو یہ چند وہ موٹی موٹی تفصیلات ہیں جن پر میں غور کر رہا تھا عمران خان صاحب کے اور ان کے حامیوں کے اس کلیم کے بعد کہ اس دفعہ آپ دیکھیے گا کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، اور جو ہے ایک نیا ریکارڈ سیٹ ہوگا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب میں بطور وزیر اعظم کیا فرق ہے، جو چیز نواز شریف صاحب میں نہیں تھی۔ تو اگر تو اس ریکارڈ کے حساب سے چلیں تو یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ یہ جو یہ کارروائی جو ہے یہ بھی وہیں تک پہنچے گی جہاں نہ حکومت میں جو لوگ ہیں ان سے نہ کوئی پوچھ گچھ ہوگی، اور اگر ہوگی تو انہیں کلین چٹ ملے گی۔ جرنیلوں سے سوال و جواب کرنے کی تو خیر ان میں سے کسی جماعت میں اور کسی حکومت میں اور کسی عہدیدار میں کوئی سکت ہی نہیں ہے۔ آ کے اگر تان ٹوٹی تو وہ جو اپوزیشن میں کچھ لوگ موجود ہیں، یا میڈیا کے کچھ لوگوں کے نام آ رہے ہیں جن کے حوالے سے میں ایک علیحدہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ تذکرہ کروں گا، کچھ تفصیلات میرے پاس اس حوالے سے بھی ہیں جو ابھی سامنے نہیں آئیں، سو ان پر شاید جو ہے وہ شکنجہ کسنے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا۔ اس سے زیادہ اس انکوائری کی اور ان دعووں کی میرے نزدیک کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ جو 3 سال میں ہم نے دیکھا ہے وہی پیٹرن آگے برقرار رہے گا۔ اگر اس سے پہلے کچھ ایسا ہوا ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے کہ ہاں اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے، تو شاید کچھ کانفیڈنس جو ہے وہ انسپائر ہوتا، لیکن بالکل پک اینڈ چوز ہوتا رہا ہے 3 سال میں ہر معاملے میں، اور آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ بہرحال دیکھتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ جو ہے ان دعووں میں سے کیا نکلتا ہے۔ میں نے اپنا اندازہ آپ کو بتا دیا، آپ اپنی رائے جو ہے وہ کامنٹس میں لکھ کر مجھ سے ضرور شیئر کریں۔ آج اتنا ہی، آپ سب کا دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے۔